बांसान के लिए हमेशा कड़ी से कड़ी टक्कर देते रहे हैं और अपनी तपस्या जारी रखे हैं। लेकिन आज़ादी के बाद से नागा साधुओं ने शस्त्र न उठाने का फैसला किया, क्योंकि देश की रक्षा के लिए हमारे वीर जवान अपनी जिम्मेदारी संभाल चुके थे। फिर भी आज उन साधुओं को गुरुओं की ओर से शस्त्र चलाने की शिक्षा दी जाती है। नागा दीक्षा के दौरान दो तरह के नागा साधु तैयार होते हैं, एक दिगंबर नागा साधु, दूसरे श्री दिगंबर नागा साधु। दिगंबर नागा साधु एक लंगोट धारण करने के अलावा और कोई कपड़ा नहीं पहनते, जबकि श्री दिगंबर की दीक्षा लेने वाले साधु पूरी तरह निर्वस्त्र रहते हैं। सबसे मुश्किल श्री दिगंबर नागा साधु बनना ही होता है, क्योंकि तब संयम और ब्रह्मचर्य पर सदैव डटे रहने के लिए उनकी सभी इंद्रियां नष्ट कर दी जाती हैं। निर्वस्त्र रहने वाले साधु पूरे शरीर पर भस्म लगाकर रहते हैं। इसकी भी दो वजह हैं, एक तो राख नाशवत की प्रतीक है, दूसरी राख एक तरह से आवरण का काम करती है ताकि भक्तों को पास आने में किसी तरह का संकोच ना हो। कुंभ के दौरान भी नागा साधु बनाए जाते हैं और जगह के हिसाब से नागा साधुओं को अलग अलग नाम दिया जाता है। प्रयागराज के कुंभ में नागा साधु बनने वाले को नागा, उज्जैन में बनने वाले को खूनी नागा, हरिद्वार में बनने वाले को बर्फानी नागा और नासिक में बनने वालों को खिचड़िया नागा कहा जाता है। नागा बनने की दीक्षा लेने के बाद साधुओं को वरीयता के आधार पर पद भी दिया जाता है। इन साधुओं में कोतवाल, पुजारी, बड़ा कोतवाल, भंडारी, कोठारी और बड़ा कोठारी, महंत और सचिव के पद होते हैं। इनमें सचिव को सबसे अहम माना जाता है। नागा अखाड़ों के आश्रम और मंदिरों में रहते हैं। साथ ही कुछ नागा साधु पहाड़ गुफाओं में जीवन बिताते हैं। अखाड़े के आदेश से ये साधु पैदल भ्रमण करते हैं। इसी दौरान झोपड़ी बनाकर धुनी भी रमाते हैं। नागा साधु जिस राख को अपने ऊपर लगाते हैं वो कई बार चिताओं की राख होती है। कई बार जिस धुनी के सामने वो बैठे रहते हैं उसी की राख वो लगा लिया करते हैं। जब परंपराओं का पूरी तरह से पता ना हो तो असमंजस में तरह तरह के धारणाएं बनते हैं, जिसमें प्रमुख है नागा साधुओं का निर्वस्त्र होना। और इसी कड़ी से जुड़ी होती हैं वो साध्वी जो कि नागा पद से जुड़ी होती हैं। वो भी नागा साधुओं की तरह नागा पद का पालन करती हैं। आखिर कैसा होता है नागा साध्वी का जीवन? एक सवाल सबके मन में होती है कि क्यों सिर्फ नागा पुरुष बाबा ही नजर आते हैं, क्या नागा महिला साध्वी भी होती हैं? इसी बात का जवाब देते हुए जुना अखाड़े की महंत दिव्या गिरी ने कहा कि नागा साध्वी में भी दिगंबर होते हैं, लेकिन सामाजिक व्यवस्था और मर्यादा की वजह से सार्वजनिक रूप से नागा साध्वी नहीं बनाई जाती हैं। उन्होंने कहा कि सामाजिक व्यवस्था के चलते नागा साध्वी एकांत में रहती हैं। दिव्या गिरी ने बताया कि नागा परंपरा में महिलाओं का भी स्थान है, लेकिन उन्हें सार्वजनिक नहीं किया जाता है। यही वजह है कि कुंभ में सार्वजनिक तौर पर नागा साध्वी नजर नहीं आती। कुंभ में 2013 से महिला अखाड़े की परंपरा शुरू हुई है। तब से लगातार साध्वी इस महापर्व में हिस्सा ले रही हैं। आखिर क्यों करते हैं नागा खुद का अंतिम संस्कार? कुंभ में हरिद्वार से आए नागा साधु मणिराजपुरी ने बताया कि उन्होंने 13 साल की उम्र में घर छोड़ दिया और फिर उत्तराखंड के पहाड़ों में रहने लगे। साधु ने आगे कहा कि साधु बनने की 3 प्रक्रियाओं से गुजरकर अब वह पूर्ण नागा साधु बने हैं। उन्होंने बताया कि साधुओं की संगत में आने से पहले पढ़ाई लिखाई भी की है, लेकिन नागा साधु बनने की तमाम प्रक्रियाओं को पूरी कर अब वह सनातन और मानव कल्याण के लिए सब कुछ त्याग कर आगे निकल गए हैं। नागा साधु मणिराजपुरी ने बताया कि नागा बनना आसान नहीं है। अपने शरीर का अंतिम संस्कार और पिंडदान करने के बाद संन्यास की दीक्षा ली जाती है। कई प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद आखिरी लिंग तोड़ प्रक्रिया सबसे अहम होती है। इसमें अपने काम को वश में करने के लिए लिंग तोड़ दिया जाता है। इस प्रक्रिया में ज़्यादा कुछ उन्होंने नहीं बताया। उनका कहना है कि यह एक गुप्त प्रक्रिया है जिसे सार्वजनिक तौर पर नहीं बताया जा सकता है। कुंभ में अमृत स्नान की शुरुआत भी सभी अखाड़ों के नागा साधुओं से होती है। नागा साधु घोर तप से जीवन में सब कुछ त्याग चुके होते हैं और ऐसे में वे सबसे पवित्र माने जाते हैं। नागा साधुओं के स्नान के बाद ही अन्य साधु और श्रद्धालु कुंभ स्नान करते हैं। कुंभ के समाप्त होने के बाद नागा साधु वहाँ की पावन मिट्टी को शरीर पर लपेटकर वापस अपने आश्रम या एकांतवास में चले जाते हैं। इसके बाद फिर से अगले कुंभ के दौरान
समागम में शामिल होने के लिए आते हैं। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें क्रिएटिव ग्राफिक।